हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को वापस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रिसीट्स एंड अकाउंट के बाद जो प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का एनपीओ में, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो एनपीओ में जो एनपीओ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको तैयार करने के लिए हमारे को 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। पहला है आपका क्या? पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड तीसरा है आपका बैलेंस शीट। तो हमने जो कल पढ़ा था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, बच्चों ने उसकी रिस्पॉन्स अच्छी दी है, कहा है उन्होंने कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया है। तो इसी चीज़ के बाद डिसाइड किया गया कि आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने के क्रम में अब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद जो आता है टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बारे में जानेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो लेट्स वी गो फॉर दिस टॉपिक कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है? वह अकाउंट, वह खाता वही जिसमें हम अपने जो इनकम है, इनकम मतलब आय, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है, मतलब एक इनकम के रूप में कमाया है, ठीक है, उसको कहते हैं इनकम। एंड एक्सपेंस होता है जो हम इस पूरे ईयर में खर्च करते हैं, उसको कहते हैं हम एक्सपेंस, ठीक है। तो जिस अकाउंट में, क्योंकि हम अकाउंट के स्टूडेंट, अकाउंट समझ में आता है हमें कि जिस अकाउंट में हम अपने इनकम एंड एक्सपेंस को, मतलब एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, मतलब रिलेशन में, जो हम अकाउंट्स तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो what is the motive of making income and expenditure account? Income and expenditure account, it records all the income and expense during an accounting period. नेक्स्ट था कि हम इसे बनाते किस उद्देश्य को लेकर है। तो हमारा जो उद्देश्य होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू ascertain surplus
deficit during the period. कोई दिक्कत? तो ऑब्जेक्टिव इज टू ascertain surplus and deficit during the period. फिर हम बात करेंगे कि इसमें जो हम आइटम्स, जो ट्रांजेक्शन जो हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, जिसकी एंट्री करते हैं इसमें हम, वो कहाँ से आता है हमारे पास। तो मैंने जैसा बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही, क्योंकि जो भी रिसिप्ट है एक तरह का वो हमारा इनकम होता है और जो भी पेमेंट है वो एक तरह का हमारा एक्सपेंस होता है। पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर, चाहे वो ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो और नेक्स्ट ईयर का हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ओनली दैट ट्रांजैक्शंस विच रिलेट टू करंट ईयर। मतलब यह सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो करंट ईयर से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जब हम इसमें एंट्री करते हैं, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो हमें देखना होता है एडजस्टमेंट को, ठीक है। एडजस्टमेंट को देखना होता है कि क्या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर का भी दे रहा है और नेक्स्ट ईयर का भी दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसमें प्रीवियस ईयर वाले को इसमें से माइनस कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर वाले को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो भी इनकम है, जो भी रिसीप्ट है या फिर पेमेंट है, अगर वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, उसको हम माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं उसके अमाउंट में से। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्यों करते हैं, क्वेश्चन आता है कि हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड क्यों करते हैं और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को हम लेस क्यों करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं वो किस बेसिस पे होता है, अक्रूवल बेसिस पे। इट रिकॉर्ड्स इनकम, expense, income, expenses, incomes and expenses on the basis of accrual concept. Accrual concept. ठीक है। तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, अक्रूवल कंसेप्ट पे। मतलब कहता है अक्रूवल बेसिस कि आप ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है, डीलिंग अगर हो जाता है, फाइनल जो होता है प्रोसेस अगर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है,
चाहे वो क्रेडिट में हो या कैश में हो, आप उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन प्लेस हो जाता है तो सबसे पहले उसको आप करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को लेस इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो पिछले साल के अकाउंटिंग अकाउंट्स में उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और इस साल हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग बच गया है इसी साल का, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर इस साल का बच गया है, भले ही अगले साल पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस साल का आउटस्टैंडिंग रह गया है ना, तो उसको हमें ऐड करना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप देखेंगे हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सैलरी है, सैलरी हम पे करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट साइड हम इसको एंट्री करते हैं। तो सैलरी जो है हमारे पास, ठीक है, इसमें हम लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, पहले ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग ईयर, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, और जब हमारे पास टोटल आ जाएगा इसका, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टोटल आएगा इसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। ठीक है, मतलब बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और एंड में मतलब ड्यूरिंग द ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके का एडजस्टमेंट जो है हम इसमें करते हैं अकाउंटिंग ईयर में। अब इससे क्या पता चलता है, जब हम ऐड कर देते हैं और लेस कर देते हैं, तो ये जब हम लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को जब हम लेस कर देते हैं, तो क्या पता चलता है हमें कि हमारे पास अब जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट, वो हमारे पास इसी करेंट ईयर का है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड हम एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, इसको हम माइनस कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, इसीलिए इसको लेस ऐड किया जाता है। ये टोटल एक्सपेंस आया, ये इस साल का टोटल एक्सपेंस होना था इतना, बट आउटस्टैंडिंग होने के कारण इतना है, तो आउटस्टैंडिंग को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने लेस कर दिया, क्योंकि जो सैलरी हमने पे किया था इतना, उसमें मतलब जो भी है 1000 10,000, जैसे मान लो ये 10,000 है, सैलरी हमने पे किया है 10,000, इसमें से 3,000 जो सैलरी था वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग था। ठीक है, 3,000 जो सैलरी था वो क्या था, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग था, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग था। पर उसी के क्वेश्चन में ये भी कह रहा था नेक्स्ट लाइन में कि आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर सैलरी 1000। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 11,000, और ये क्योंकि पिछले साल का पकाया है तो इसको हम लेस कर देंगे और यहां लिख देंगे 8,000। ठीक है, ये था आपका क्या, सैलरी का एडजस्टमेंट। तो इसी तरीके के जितने भी होते हैं, जैसे कि मान लो रेंट का है, रेंट में कहता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कहेगा तो उसको हम लेस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर को ऐड कर देंगे। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, उसमें सैलरी भी हो सकता है, आपको रेंट भी हो सकता है, किसी भी तरीके का इनकम और एक्सपेंस है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज
जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर होता है वो नेचर क्या है, मतलब हमने जो बात की है सबसे पहले क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके वो रिकॉर्ड किस बेसिस पे करता है। तो ऐसे रिकॉर्ड जो करता है ये एक्रूअल कंसेप्ट बेसिस पे, तो हमें यह भी पता चलना चाहिए कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो तैयार, मतलब कौन सा अकाउंट है, इसका नेचर क्या है। इसका नेचर है कि यह जो है वह नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। समझिए, यह क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ये इसका रूल है, इसका नॉमिनल अकाउंट का। क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है? क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। मतलब कि जितने भी डेबिट्स होंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जितने भी क्रेडिट होंगे मतलब कि इनकम होंगे उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। यह रूल जो होता है वो किसका है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बैलेंस हमारे पास आता है वो क्या आता है। तो इन दिस स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एट द एंड द बैलेंस amount of income and expenditure account show surplus and deficit। मतलब कि एंड ऑफ द ईयर जब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार हो जाता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो बैलेंस आती है वो किस रूप में आता है? वो आता है आपका सरप्लस एंड डेफिसिट के रूप में। ठीक है? अब आप पूछेंगे सरप्लस किस तरफ होता है और डेफिसिट किस तरफ होता है, तो मैं एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। प्लीज अपनी बेसिक्स को मजबूत रखिएगा। ठीक है? तो सरप्लस जो होता है वो किस तरफ आता है? देखिए, अगर इफ क्रेडिट साइड अमाउंट, अगर क्रेडिट साइड अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इज एक्सेस या फिर इज मोर देन credit side amount is more than debit side amount, ठीक
है, डेबिट साइड अमाउंट if credit side income amount is more than debit side expense amount, then the balance after subtract in debit side shows surplus. ठीक है, अगर इफ क्रेडिट साइड इनकम अमाउंट, मतलब क्रेडिट साइड क्या होता है अकाउंट में, इनकम होता है, तो अगर क्रेडिट साइड इनकम अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड एक्सपेंस अमाउंट से, तो जो बैलेंस आएगा डेबिट साइड बैलेंस कैसे आएगा, जब हम क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उसको माइनस उससे माइनस करेंगे डेबिट साइड के अमाउंट को, तो जो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में उसको हम कहेंगे सरप्लस अकाउंट। तो कैसे आता है वो भी देख लेते हैं एक बार। उससे पहले यह भी जान लेते हैं कि डेफिसिट कैसे आता है, फिर हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे आता है वो देखिए। इफ डेबिट साइड expense amount is more than credit side income amount, if debit side amount is more than credit side income amount, then the balance after subtracting credit side balance show deficit। ठीक है, तो इफ डेबिट साइड एक्सपेंसेस अमाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड इनकम अमाउंट, देन the balance after subtracting credit balance shows deficit। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब अगर डेबिट साइड का अमाउंट मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर और इनकम कम हो रहा है, तो एक्सपेंस को इनकम से माइनस करने पर जो बैलेंस आएगा वो हमारे को दिखाएगा डेफिसिट। ठीक है, समझ में आया? साथ के साथ लेते जाइएगा। इसके बाद है आपका, अगर हमें यह पता चल जाता है कि
आपका सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, तो हम यह दिखाना चाहेंगे आपको कि ये कैसे दिखा पास होता है हमें। तो आप देखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इसमें दो साइड होते हैं, एक डेबिट, फिर यहां लिखते हैं हम क्रेडिट, यहां लिखते हैं एक्सपेंस, और यहां लिखते हैं इनकम अमाउंट, और यहां भी अमाउंट, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर कि कैसे सरप्लस आता है। अगर मान लो इस तरफ जो हमारा बैलेंस है, टोटल बैलेंस ऐड करने पर, ठीक है, इस तरफ जो हमारा टोटल बैलेंस है ऐड करने पर मान लो 10,000 आता है, ठीक है, और इस तरफ हमारा सिर्फ 8,000 बच रहा है, मतलब कि इनकम साइड ज्यादा हो रहा है इससे। यहाँ बैलेंस हमारा 8,000 है, एक्सपेंस साइड में क्या है बैलेंस, टोटल एक्सपेंस हमारे पास क्या है, देखिएगा टोटल एक्सपेंस हमारे पास है 8,000, फिर है टोटल इनकम क्या है हमारे पास 10,000। तो कौन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो इनकम की बैलेंस को हम दोनों तरफ रखेंगे, ठीक है। तो 10,000 और एक्सपेंस की बैलेंस को इनकम के बैलेंस से माइनस कर देंगे। तो जो टोटल एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे इनकम की बैलेंस से, मतलब कि हमें 10,000 में से माइनस करना है 8,000, तो कितना आ जाएगा 2,000, और ये जो 2,000 होगा वो हमारे को सरप्लस आएगा डेबिट साइड, समझ गए आप, ठीक है। और अगर इसी दूसरे केस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, डेफिसिट कैसे आता है, तो सेम चीज है। अगर टोटल एक्सपेंस लिख लिया होगा आपने, लिख लिया आपने, तो अब देखेंगे हम किस तरीके से हम इसमें डेफिसिट कैसे निकालेंगे। तो सिस्टम यही है, फॉर्मेट यही है, बस तरीका चेंज हो जाएगा। वो तरीका क्या है वो देखिए, डेफिसिट निकालने का वो तरीका है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, इसको इसी का अमाउंट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहां पर उल्टा कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 है और टोटल इनकम कितना है 8,000, ठीक है, 10,000 और 8,000, टोटल एक्सपेंस हो गया है 10,000 और टोटल इनकम हो गया है 8,000। तो जब 10,000 में से हम 8,000 माइनस करेंगे तो वही 2,000 आएगा। तो 2,000 किस तरफ आएगा, हमने देखा कि ये कम है, कौन, क्रेडिट साइड, इनकम कम हो रहा है, तो यहां पर डेफिसिट लिखकर यहां पर हम 2,000 रुपीज लिखेंगे, समझ गए। तो ये तरीका है सरप्लस और डेफिसिट निकालने का, ठीक है। और जब हमारे को सरप्लस और डेफिसिट पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल फंड होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये था आपका क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस और डेफिसिट। फिर आपको मैं लास्ट ये बताना चाहूंगा कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो रिकॉर्ड किन किन चीजों को करता है, ठीक है। वो रिकॉर्ड किन किन चीजों को करता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
तो रिकॉर्ड किन किन चीजों को करता है? ये जो है इट रिकॉर्ड all expenses during the year and all the income received during the year, but it does not record capital receipts and capital इनकम। ये जो है कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल इनकम का रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। तो अरे कैपिटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। ये इसके बाद ऑल्सो it does not record that transaction या फिर those transactions related to previous year। और नेक्स्ट ईयर। समझ गए? तो ये था आपका क्या कि क्या रिकॉर्ड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस, मतलब ऑल द रेवेन्यू रिसीव्स, मतलब कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंस को नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू रिसीव्स एंड receive revenue expense। समझ गए? अब पूछोगे आपके मुझसे कि कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैपिटल जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, एक ऐसा खर्च है जिसका एक फर्म जो है वो लंबे टाइम तक एक बार खर्च करने के बाद वो लंबे टाइम तक उसका यूटिलाइजेशन करता है। मतलब लंबे टाइम मतलब मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, उससे ज्यादा वो यूज करता है। तो वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल इनकम भी कह सकते हैं, रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो है जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंस क्या है, तो ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसका यूटिलाइजेशन हम सिर्फ और सिर्फ विद इन द अकाउंटिंग पीरियड में ही खत्म हो जाता है। या फिर इनकम भी होता है तो सिर्फ विद इन द ईयर के लिए ही होता है, उसका यूटिलाइज हम उसके बाद नहीं कर पाते हैं। समझना है? तो ये था आपका कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ओके, तो अब ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बातें आपको जानने की जरूरत थी, ठीक है। हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो करंट ईयर का होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंस होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो रेवेन्यू रिसीव्स होगा, रेवेन्यू और एक्सपेंस होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इसमें आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग का है तो उसको हम उसमें उसके हेड में से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर है वो हम ऐड कर देंगे।
क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिखाता है हमारे को कि वो प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन है, इसीलिए हम उसको लेस कर देते हैं। और आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर जो होता है वो हमें बताता है कि ये जो अमाउंट है वो हमारे को इसी ईयर का एक्सपेंस है जो हमें करना बाकी रह गया है। तो आपको पता है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट में क्या कहता है, उसमें कहता है कि आपका ट्रांजेक्शन हो गया है, ट्रांजेक्शन हैपेंस रिकॉर्ड इट ऑन इन द अकाउंट। मतलब अगर ट्रांजेक्शन हो गया है तो आप अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, आपको रिकॉर्ड करना है। तो हमने इसमें रिकॉर्ड करके बता दिया कि सर देखिए होना 1 साल में इतना खर्चा था, बट उसमें आउटस्टैंडिंग इतना रह गया है 3000, उसको भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर इसके बाद आपको बताएंगे हम कि इसके फॉर्मेट क्या होते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये जो थ्योरी था, बेसिक कॉन्सेप्ट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आया है तो आप इसको आगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है थ्योरी तभी समझ में आता है, तभी काम आता है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब ये चीज देखने, ये वीडियो देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखना है, ठीक है। इसके बाद ही आप लोग अपने बेंच पर से उठिएगा, या फिर अपने, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप अपने बेड पर से उठिएगा, या फिर टेबल पर है तो टेबल, चेयर पर है तो चेयर पर से उठिएगा, पर आप पहले वो देखकर, ठीक है। और उससे पहले, जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो पर आप इस लिंक, इस चैनल को, इस SK एडू अड्डा जो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और फिर शेयर करके कमेंट करेंगे, ठीक है, कैसा लगा आपको। सो थैंक यू, स्टे ऑन लॉकडाउन।